आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग शर्मा गेस्ट पेपर से क्लास 10th के इतिहास के चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट MCQ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको जितना क्वेश्चंस बताऊंगा, अगर आप सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। और देखिए, ये जो आपका इतिहास का चैप्टर नंबर 1 है, इसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट MCQ क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, यानी इस चैप्टर में जितना भी MCQ क्वेश्चंस है ना, सारे MCQ क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर चैप्टर का जो नाम है क्या है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि फ्रेडरिक सरियू कौन था। तो जो फ्रेडरिक सरियू था ना, ये एक फ्रांसीसी चित्रकार था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी चित्रकार। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्रेडरिक सरियू किस देश से संबंधित था। जाहिर सी बात है, जब ये फ्रांसीसी चित्रकार है तो ये फ्रांस देश से संबंधित होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक ऐसे राज्य, स्थान या समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श हो कि उसका वास्तव में साकार होना संभव ना हो, क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कल्पनादर्श, ठीक है, या फिर जिसको हम लोग यूटोपिया भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा और अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्रेडरिक सरियू की 4 चित्रों की श्रीलंका में रचे गए सपनों के संसार में कैसे राष्ट्रों की कल्पना की गई है। तो जनतांत्रिक भी था और सामाजिक गणतंत्र भी था, लेकिन निरंकुश नहीं था। तो ये तो नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन नंबर ये भी हो, ए भी, मतलब 1 भी हो जाएगा और 2 भी हो जाएगा। मतलब इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। मतलब अगर इसको अगर ए कहें, इसको अगर बी कहें, ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा। क्लियर है। मतलब यहाँ पर एक्चुअल में कहा जाए तो यहाँ पर जो आपका सही हो रहा है, क्या सही हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन नंबर 2 भी आपका सही है और ऑप्शन नंबर 1 भी आपका सही है। क्लियर है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों इसका सही हो जाएगा। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। अगला क्वेश्चन जिसका आप लोग देख सकते हैं क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को किस रूप में दर्शाते थे। तो जाहिर सी बात है महिला के रूप में दर्शाते थे, जैसे आपने पढ़ा होगा मारियान और जर्मनिया के बारे में, तो बस वही चीज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता, क्या कहलाती है। तो इसे हम लोग कहते हैं निरंकुशवाद। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, निरंकुशवाद बोलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो सामाजिक उपबंध जो ये पुस्तक है इसके लेखक का नाम है रूसो, ठीक है। फ्रांस की क्रांति कब हुई, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, 1789 यानी कि 1789, ठीक है। 1789 में क्या हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, फ्रांस में क्रांति हुआ था। कहां पर हुआ था स्टार्टिंग इसका, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो देखिए फ्रांस का जो क्रांति हुआ था ना, फ्रांस की क्रांति से ही मतलब राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म हुआ है, इस घटना को मतलब ये जो घटना है किससे संबंधित है, तो एक्चुअल में फ्रांस की क्रांति से ही संबंधित है और यहीं से इसका स्टार्टिंग होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में किस प्रकार का शासन था। तो उस टाइम वहां पर राजतंत्र शासन भी था और निरंकुश शासन भी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए और बी दोनों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित दमनकारी राजशाही सरकारों को कहा जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं निरंकुश सरकार। इसी को क्या बोला जाता है, निरंकुश सरकार बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। तो बुर्बो राजवंश का जो शासन था फ्रांस से था, ठीक है, फ्रांस में था। इसका संबंध कहां से हो जाएगा, फ्रांस से हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। तो इसे ही तो हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है, राष्ट्रवाद कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किनके द्वारा जुड़ी होती है। तो समान संस्कृति से भी जुड़ा हुआ होता है, समान इतिहास एवं धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ा हुआ होता है, भाषा और लोक परंपरा से भी जुड़ा हुआ होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वह राज्य जहां की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं राष्ट्र राज्य। क्या कहते हैं, राष्ट्र राज्य कहते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में कौन से राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए। तो वहां पर क्या हुआ था, राजतंत्र खत्म हो गया था, नागरिकों के समूह को सत्ता मिली, लोगों द्वारा राष्ट्र राज्य का गठन, मतलब यहाँ पर ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है
कि चुने हुए नागरिकों के समूह यानी कि नेशनल असेंबली द्वारा क्या केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। तो क्या हुआ था, जिससे कि वहां पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाया गया, आंतरिक आयात निर्यात जो भी शुल्क था उसको खत्म कर दिया गया, माप तोल की एक समान व्यवस्था की गई। मतलब ये सब के सब सही है, मतलब इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। मासिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है, तो ये है फ्रांस का। फ्रांस का जो राष्ट्रभक्ति गीत है या फिर राष्ट्रगीत जो है वो क्या है, मासिले है, याद रखिएगा। और देखिए फ्रांस का एक मुद्रा पूछा जाता है, फ्रांस का मुद्रा, फ्रांस का जो मुद्रा होता है क्या होता है, याद आपको रखना है, लिब्रे। लिब्रे जो है वो क्या है, फ्रांस की मुद्रा है, याद रखिएगा, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्रांसीसी राष्ट्र का भाग्य और लक्ष्य यूरोप के लोगों को किससे मुक्त कराना था। तो ये था आपका तानाशाही, ठीक है, तानाशाही जो सरकार था उसी से मुक्त कराना था। क्या है क्वेश्चन कि एक महान सेनानायक नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का, यहाँ पे खाली स्थान है, घोषित किया गया था, तो सम्राट घोषित किया गया था, राजा घोषित किया गया था, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था को तर्कसंगत और कुशल बनाने के लिए नेपोलियन द्वारा लागू की गई संहिता का क्या नाम था, तो इसका नाम था नागरिक संहिता, जो कि 1804 में बना था। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ भी है कि फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, तो 1804 ईस्वी में लागू किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, देखिए कि 1804 में लागू नेपोलियन की संहिता में क्या प्रावधान था। तो यहाँ पर जो प्रावधान था क्या था कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति, मतलब जन्म पर आधारित जो भी, मतलब किसी को भी जो विशेष अधिकार मिला है उसको समाप्त कर दिया जाए, कानून के समक्ष बराबरी यानी कि समान, सबको समान समान हक मिलना चाहिए, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, और इनमें से सभी, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेपोलियन संहिता को कहाँ लागू किया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस के नियंत्रण वाले पूरे क्षेत्र में, ठीक है। फ्रांस और उसके नियंत्रण वाले क्षेत्रों में नेपोलियन ने क्या सुधार किए, तो उन्होंने क्या क्या किए, सामंती व्यवस्था की समाप्ति की, किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाया, कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया, यानी सबके सब सही है, यानी कि इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, आम सहमति से बनी सरकार, मताधिकार तथा कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति की वकालत कौन करता है, तो ये हो जाएगा आपका उदारवाद। क्या हो जाएगा, उदारवाद हो जाएगा। रूढ़िवाद से तात्पर्य है, तो रूढ़िवाद का जो मतलब होता है एक्चुअल में सब हो जाएंगे यहाँ पर जितने भी है, यानी कि स्थापित परंपराओं पर बल, रीति रिवाजों को बनाए रखना, आधुनिकता एवं परिवर्तन का विरोध, यानी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उदारवाद की उत्पत्ति लैटिन शब्द लिब्रे, ठीक है, से हुई है। इस शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है आज़ादी, ठीक है। देखिए उदारवाद को हम लोग बोलते हैं लिबरलिज्म बोलते हैं, और इसकी जो लिबरलिज्म है लैटिन शब्द लिब्रे से बना है, जिसका मतलब होता है क्या होता है, आज़ादी होता है। क्लियर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का क्या मतलब था। तो नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का जो मतलब था क्या था, व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उदारवाद इनमें से किसका पक्षधार था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि निरंकुश शासन का अंत, ठीक है, पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपयुक्त सभी। आगे क्या है कि एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा किसी निश्चित क्षेत्र के सभी निवासियों से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने को पूछा जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसे हम लोग कहते हैं जनमत संग्रह। इसे क्या कहा जाता है, जनमत संग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं नारीवाद। उसे क्या कहते हैं, नारीवाद कहते हैं। फ्रांस में कितने मतदान का अधिकार नहीं था, किनको, ठीक है, फ्रांस में किनको मतदान का अधिकार नहीं था, तो संपत्ति विहीन पुरुषों को और सभी महिलाओं को। देखिए महिलाओं को और जिनके पास संपत्ति नहीं है वैसे पुरुषों को वहाँ पर मतदान नहीं देने दिया जा, मतलब वहाँ पर मतदान देने नहीं दिया जाता था, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को कब हरा दिया था, ठीक है। तो कब हराया था नेपोलियन को, तो याद रखिएगा 1815 ईस्वी को, 1815 ईस्वी को हरा दिया था। और यहाँ पर एक है आपका वियना संधि या फिर वियना सम्मेलन, तो कब हुआ था देखिए, तो वियना की संधि जो आपका हुआ है कब हुआ है, 1815 को हुआ है। और वियना सम्मेलन का भी जो आयोजन हुआ है किस वर्ष हुआ है, तो 1815 को ही हुआ है।
वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो इसका जो मेजबानी किया था मेटरनिक ने किया था, याद रखिएगा। मेटरनिक कौन था? तो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था उसका नाम क्या था? मेटरनिक था। आगे देखिए, अब यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। क्या है कि वियना संधि के बाद फ्रांस में किस वंश की राजशाही पुनर्स्थापित हुई? तो बुर्बो वंश का। ठीक है, किसका? तो बुर्बो वंश का। वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था क्या था? रूढ़िवादी व्यवस्था की स्थापना, राजतंत्र की बहाली, जीते गए क्षेत्रों की फ्रांस से मुक्ति, और ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन की प्रकृति क्या थी? तो इसका जो मेन था क्या था? निरंकुश सरकार था, निरंकुश शासन था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इटली के एकीकरण की रूपरेखा देने वाले क्रांतिकारी जियोसेपी मैत्सिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? देखिए पहला बार इसका जो हुआ था ना जेनेवा में हुआ था, यानी कि 1807 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जेनेवा में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन यंग इटली का स्थापना 1830 ईस्वी के दशक में किसने की? तो कौन क्या था? जाहिर सी बात है जोसेफी मैत्सिनी ने ही किया है। ठीक है, देखिए दो ठो, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप का स्थापना किया था। यंग इटली का स्थापना किसने की? तो मेजिनी ने। देखिए मेजिनी मैत्सिनी एक ही है। ठीक है, कहीं कहीं पर मेजिनी लिखा रहता है, कहीं कहीं पर मैत्सिनी लिखा रहता है। यंग इटली के अतिरिक्त मेजबानी ने और किस भूमिगत संगठन की स्थापना की? तो यंग यूरोप का क्या था? याद रखिएगा, यंग इटली और यंग यूरोप जो है ये जोसेफी मैत्सिनी का ही दो गुप्त संगठन है। मेजिनी का प्रमुख लक्ष्य क्या था? उनका जो प्रमुख लक्ष्य था इटली का एकीकरण करना था, राजतंत्र की समाप्ति करना था, रूढ़िवाद का विरोध करना था, यानी कि ये सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, हैब्सबर्ग साम्राज्य के ऊपर ये क्वेश्चन है कि हैब्सबर्ग साम्राज्य का किन देशों पर शासन था? तो किन देशों पर था? तो ऑस्ट्रिया पर भी था और हंगरी पर भी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक था कौन था? विक्टर इमेनुएल था। कौन था? विक्टर इमेनुएल। काउंट काबूर यानी काउंट कैमिलो दे काबूर भी आप बोल सकते हैं। तो काउंट काबूर को विक्टर इमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। सार्डिनिया पिडमांट के शासक विक्टर इमेनुएल द्वितीय के प्रमुख मंत्री का क्या नाम था? इनका जो प्रमुख मंत्री था उसी का नाम था काउंट कैमिले दे काउर या फिर काउंट कैमिले दे काउर। क्लियर है? इसका जो प्रमुख मंत्री था कौन था? कैमिले दे काउर था। इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो कैमिलो दे काउर ने किया था, यानी कि काउंट कैमिलो दे काउर ने किया था। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि किस राष्ट्र से कूटनीतिक संधि के द्वारा काबूर ने ऑस्ट्रिया को हराने में सफल हुआ? तो उन्होंने एक संधि बनाया था फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस संधि। ठीक है, तो इसी के तहत हुआ था। सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किसने किया? तो ये गैरीबॉल्डी ने किया था। ठीक है, जो सशस्त्र स्वयंसेवक है उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो गैरीबॉल्डी कर रहे थे। उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किसके विरुद्ध क्रांतियों का नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूढ़िवादी व्यवस्था का। ठीक है, रूढ़िवादी व्यवस्था। फ्रांस में रूढ़िवादियों के विरुद्ध पहला विद्रोह कब हुआ? तो पहला विद्रोह हुआ था 1830 ईस्वी को। जुलाई 1830 की क्रांति के बाद किस राजवंश को सत्ता से हटा दिया गया? तो बुर्बो राजवंश को सत्ता से हटा दिया गया। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या है, आगे है आपका उदारवादी राष्ट्रवादियों ने राजतंत्र को हटा किस व्यवस्था को स्थापित किया? देखिए ये जो उदारवादी है ना, उदारवादी राष्ट्रवादियों ने क्या किया? राजतंत्र को हटा दिया और किस व्यवस्था को स्थापित किया? तो याद रखिएगा संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था को स्थापित किया। संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष थे लुई फिलिप। कौन थे? लुई फिलिप। और ये वाला जो क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग कर लीजिए। हो सके एग्जाम में पूछा जाए कि यह कथन किसका है? जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये जो कथन है किसका है? तो मेटरनिक का है, याद रखिएगा। किसका कथन है? मेटरनिक का। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? ये किया गया था 1832 को। अपनी स्वतंत्रता से पहले यूनान किस साम्राज्य के अधीन था? तो ये था ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि किसे यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो यूनान को क्या कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो लॉर्ड बायरन। ठीक है, ये क्या करते हैं? देखिए धन इकट्ठा करते हैं, युद्ध भी लड़ने जाते हैं, लेकिन वहां पर उनका मतलब ये शहीद हो जाते हैं, वहां पर उनका मृत्यु हो जाता है। 1832 में कहाँ की संधि में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो देखिए एक संधि हुआ था कुस्तुनतुनिया की संधि, और इसी के तहत यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिला था, याद रखिएगा। और ये हुआ था आपका 1832 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो ये थे आपके प्रसा के चांसलर। कहाँ के चांसलर थे? प्रसा के चांसलर थे। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? तो ये खून और खड़ग की नीति अपनाई थी। ठीक है,
रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो ये भी बिस्मार्क ने किया था। देखिए, रक्त एवं लोह की नीति बोलिए या फिर खून और खड़ग की नीति बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। और ये दोनों बिस्मार्क ने क्या है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो इन्होंने कुल मिलाकर 3 युद्ध किया था, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रसा का किन राज्यों से युद्ध हुआ? तो ऑस्ट्रिया से भी हुआ था, डेनमार्क से भी हुआ था और फ्रांस से भी हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रसा का शासक कौन था? तो प्रसा का जो शासक था कौन था? विलियम प्रथम था। विलियम प्रथम प्रसा का शासक था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 में हुआ था, ठीक है। तो जनवरी 1871 में हुआ था। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा किया? तो एक संधि है वर्साई की संधि, तो वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। आगे देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है कि किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्ति, आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं रूपक, ठीक है। जैसे 2 रूपक था ना, मारियान और जर्मेनिया, तो ये आपका बस रूपक हो गया। टूटी हुई बेड़ियां, मसाल, तलवार, उगता सूर्य आदि प्रतीक क्या कहलाता है? तो ये हमारा रूपक का ही प्रतीक है। आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुई महिला किस बात का प्रतीक है? तो ये न्याय का प्रतीक है, ठीक है। ये न्याय का प्रतीक है। अगर आप फिल्म वगैरह देखते होंगे या फिर कभी कोर्ट गए होंगे तो वहाँ पर एक महिला है जिनके आंखों पर क्या है? पट्टी है और वो तराजू लिए मतलब है, तो वो किस बात की प्रतीक है? तो वह है न्याय की प्रतीक। आगे देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है। देखिए जो मारियान जर्मनी का हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो जो जर्मेनिया है ना, जर्मेनिया जो रानी रूपक है ना, जर्मेनिया, जर्मेनिया ये जो नारी रूपक है, ठीक है। तो ये जो जर्मेनिया है ये जर्मन देश की है, ये जर्मन देश की नारी रूपक है, ठीक है। और जो आपका मारियान है, मारियान जो है वो फ्रांस की नारी रूपक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थे? तो मारियान आपका है फ्रांस का। बलूत के पत्तों का मुकुट पहने जर्मेनिया किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थे? तो जर्मनी आपका कौन देश का था? तो जर्मनी आपका जर्मन देश का था। जर्मनी में बलूत को किसका प्रतीक माना जाता है? तो वीरता का प्रतीक माना जाता है। आज के कौन से देश बाल्कन क्षेत्र में स्थित थे? तो ये सब के सब हो जाएंगे, ठीक है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। आप देख लीजिए यहाँ पर जो है सारे के सारे आपके हो जाएंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कि बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर क्या कहा जाता था? तो इन्हें कहा जाता था स्लाव, ठीक है, स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र किस साम्राज्य के अधीन था? तो यह हमारा ईरानी साम्राज्य के अधीन था। बाल्कन क्षेत्र में किस कारण से तनाव पनपा? तो वहां पर रूमानी राष्ट्रवाद के कारण वहां पर तनाव पनपा था। बाल्कन लोगों ने किस आधार पर अपनी आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों का दावा किया? तो उन्होंने क्या था? राष्ट्रीयता के आधार पर, ठीक है। इनमें से किन शक्तियों को बाल्कन क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाने में दिलचस्पी नहीं थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन और जापान, ठीक है। एक साझा नस्ली, जनजातीय, संस्कृति, उद्गम या पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है कहलाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं निर्जातीय। क्या कहते हैं? निर्जातीय कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान भरने का कुछ क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई, ठीक है। यहाँ पर भरना है फ्रांसीसी क्रांति। एक भौगोलिक क्षेत्र की जनता जब स्वयं को एक समान संस्कृति, इतिहास, धार्मिक मान्यता आदि से जुड़ी हुई महसूस करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। महान सेनानायक नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का सम्राट घोषित किया गया था, ठीक है। नेपोलियन ने सुचारू शासन व्यवस्था के लिए आचार संहिता बनाई। नेपोलियन की संहिता ने जन्म पर आधारित समाप्त कर दिए, मतलब क्या समाप्त कर दिए? जो विशेष अधिकार प्राप्त थे उसको हटा दिया, ठीक है। आगे देखिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब यहाँ पर चैप्टर आपका खत्म ही होने वाला है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 अलग अलग मान्यताओं को उनकी भिन्नताओं तथा समानताओं को ध्यान में रखते हुए साथ लाने का प्रयास क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है समन्वयवाद, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समन्वयवाद, इसका सही आंसर हो जाएगा। जर्मन राष्ट्र का रूपक यहाँ पर था, कौन था? जर्मन राष्ट्र का जो रूपक है, देखिए जर्मन का है आपका जर्मेनिया, ठीक है। यहाँ पर आपको भर देना है, क्या भर देना है? जर्मेनिया भर देना है। और जो फ्रांस का है वो क्या था? आपका मारियान था। 2 अलग अलग मान्यताओं को उनकी भिन्नताओं तथा समानताओं को ध्यान में रखते हुए साथ लाने का प्रयास, ये तो अभी बताया, वही क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया है। जर्मन राष्ट्र का जो रूपक था वह कौन था आपका? तो जर्मेनिया है। फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला रूपक जो है आपका क्या है? मारियान है। भूमिगत संगठनों यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो मेस्सीनी ने किया था, या फिर जेसुपी मेस्सीनी आप बोल सकते हैं। इटली में एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो काउंट कैमिलो दे काउर ने किया था। और देखिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र और 3-4 क्वेश्चन है, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या है कि 19वीं सदी में यहाँ पर खाली स्थान है, ने यूरोप की राजनीतिक भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए तो राष्ट्र राज्य का उदय हो जाएगा।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, का उद्देश्य नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना था, तो वियना संधि, यहाँ पर वियना संधि आपको भर देना है। यहाँ पर एक खाली स्थान है, संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। तो देखिए ये था हमारा कुस्तुनतुनिया की संधि भी आप बोल सकते हैं, या फिर इसको बोला जाता है क्या है, कंस्टेंटिनोपाल, ठीक है, या फिर आप इसको कुस्तुनतुनिया का संधि भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताया, शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।